मैं हूं हैदर वही और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। आज हम अपनी पहली सेगमेंट में बात करेंगे उस सिलसिले के हवाले से जिसको शायद एक इख्तिताम की तरफ आज हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत लेके जाएगी। अक्टूबर 2018 में जब एक तवील मुद्दत अपील की सुनवाई जो 9 साल से लगभग एक लीगल प्रोसेस को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म रिज़र्व किया था, जजमेंट रिज़र्व की थी आसिया बीबी के केस में, जिसको फिर सुनाया गया तो 1 नवंबर के बाद से मुल्क के अंदर चंद मुल्क दुश्मन अनासर लेड बाय TLP और दीगर रिलीजियो सोशल बैक्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसको एक कानून के मसले के बजाय उसको एक अलग रूप देते हुए मुल्क भर के अंदर सिचुएशन, एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई। स्कूल्स की तातीलात का ऐलान करना पड़ा, रोड्स के ऊपर कई घंटों लोग फंसे रहे। एक अजीब सी सिचुएशन जिसकी ये आपकी स्क्रीन पे फुटेज भी आ रही है, जो कि पहली बार नहीं थी, 2 बार पहले भी ये लोग रियासत से टकराने के लिए निकल चुके थे। एक दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब के दौर में, उससे पहले भी नवाज़ शरीफ साहब के दौर में जब ये मामला एक पहली दफ़ा जब उठा था, जब ये इल्ज़ाम लगा गया था PML नून की हुकूमत के ऊपर कि शायद एक ओथ ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिस को उन्होंने तब्दील करने की कोशिश की है, कुछ लोगों के कहने पे या कुछ लोगों के इशारे पे शायद तब्दील करने की कोशिश की है। जिसके बाद वहीद साहब जब ये वाला सिलसिला शुरू हुआ, ये विजुअल्स आप कराची की भी देख रहे हैं, लाहौर की रोड्स की भी देख रहे हैं, पंजाब के अंदर मासूम लोगों की ये मोटरसाइकिल्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि रोडों के ऊपर अस्पताल जाते जाते कई दिन फंसे हुए, जिनके ऊपर भी फिर ये लोग हमला करके ये लोग हमलावार हुए। जिसके बाद इमरान खान साहब ने एक ऐसी पोजीशन ली जो पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे मौजू पे नहीं ली हुई थी, याद रहे और वाज़ेह रहे। जिससे पहले कि इमरान खान साहब की क्लिप दिखाएं, आप तासुर ये दे रहे हैं कि ये जो मनाजिर हमने देखे तो शायद इसकी वजह से खान साहब ने स्पीच दी और आज जो रद्द अमल है वो इस वजह से सिर्फ हो रहा है। नहीं आई थिंक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी ये है कि जो बातें की गई थी, खासकर चीफ अवामी स्टाफ, चीफ जस्टिस और जुडिशरी के हवाले से अनप्रेसिडेंटेड तरीके से जिस तरह से तौहीन आमेज़ बातें की गई थी, गद्दारी के ज़ुमरे में आने वाली बातें की गई थी, वो एक मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वजह वो बनी है। उसके बाद खान साहब ने जो पोजीशन ली, अब वो पोजीशन के बाद खान साहब उससे शायद पीछे हट गए। इल्ज़ाम ये था जो है वो इल्ज़ाम अब नहीं लगाया जा सकता, लेकिन खान साहब ने ये पोजीशन ली थी। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एक छोटे से तबके ने रद्द अमल दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट इनके कहने के मुताबिक फैसला नहीं करता तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते, इसका मतलब सड़कों पर आ जाएंगे। मैं इन अनासर को अपील करता हूँ कि रियासत से ना टकराना, इस मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आप ये करेंगे, रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लोगों की जान और माल की हिफाजत करेगी। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं होने देंगे, हम कोई ट्रैफिक नहीं रुकने देंगे। रियासत को उधर तक ना लेके जाएं, वो मजबूर हो जाएं एक्शन लेने के लिए। अच्छा, ये इसमें माजी जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सलमान तासीर की जहाँ बहक होने के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी पैनिक स्टेशन पर पहुंचकर, रहमान मलिक साहब उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर होते थे, उन्होंने यौम इश्क़ रसूल मनाया था। उसके अंदर मज़ीद नुकसान पहुंचा गया था, रैलीज निकली थी, प्रोटेस्ट हुई थी, यानी कि उन्होंने सिचुएशन को हेड ऑन लेने के बजाय उस लॉ में बह गए थे जो उस वक्त रिजेंटमेंट सामने आ रही थी। इसी तरह नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर नतीजा ये निकला था कि ज़ैद हामिद साहब जो कि लॉ मिनिस्टर थे, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि उन्होंने जानबूझकर ये तरमीम की है कानून के अंदर, अव्वल तो उन्होंने आके ताकत दिखाने की कोशिश की कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे खिलाफ साजिश है। फिर उन्होंने आकर अपने आप को काफ़ी वनरेबल दिखाते हुए माजरत की कि मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं तो मेरी तरफ से माजरत है। और फिर आखिरकार शहबाज शरीफ साहब ने उनको बस के नीचे फेंका और राजा जफरुल हक साहब की कमीशन ने भी उनको कसूरवार ठहराने की कोशिश की। नतीजा ये निकला कि हुकूमत वहाँ पर भी झुक गई। नहीं, लेकिन ये इन तीनों सिनारियोज जो आपने बताए हैं, उसमें पहला सिनारियो था कि जहाँ पे रहमान मलिक साहब ने कहा कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, जिनसे उन्हें डर लगने लगा था, उनके साथ ही जुड़ जाओ। ये टिपिकल पीपल्स पार्टी वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब टिपिकली ऑस्ट्रिच लाइक वे टू हैंडल थिंग्स, कि पहले तो बिल्कुल ही छुप जैसे हो ही नहीं रहा। नवाज शरीफ साहब का फैज़ाबाद के धरने के हवाले से पहला रिएक्शन ये था कि लेट्स जस्ट प्रिटेंड कि ये हो ही नहीं रहा। सही है। अब तीसरी दफ़ा इतना फ़र्क क्यों है? क्या ये सिर्फ PTI की वजह से है, या क्योंकि इस दफ़ा जिस हद तक बातें हुई हैं शायद वो पिछली 2 दफ़ा इस हद तक नहीं गए थे। फर्क क्या है इस वक्त? ये 22 अगस्त जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की हुई थी ना, आई थिंक शायद ये TLP और खादिम रिजवी की हो गई हो शायद। सही है। ये अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, जब इमरान खान साहब ने पोजीशन ली थी, उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी उस वाज़िह पोजीशन का साथ दिया था पार्लियामान में।
I expected him to deliver a speech today along the lines of what he said yesterday. I genuinely appeal to all political parties within and outside this House to show some responsibility. We cannot afford any more tragedies. We need our Prime Minister, we need our Interior Minister to do his job. And for me to be able to say कि कदम भराए इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, हम इंसाफ के साथ हैं और हम रूल ऑफ लॉ के साथ हैं मिस्टर स्पीकर। सराहना पड़ेगा इसको ख़ास तौर पे इसलिए कि इस वक्त बहुत आसान था। इमरान खान साहब की एक नई हुकूमत थी, उस नई हुकूमत के ऊपर तेल छिड़क के आगे बढ़ना। बिलावल भुट्टो साहब को तो शायद इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन PML नून ने भी बहुत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए वहीद साहब ये पोजीशन, ये ज़िम्मेदारी का मुजाहरा आज तक जो है वो बरकरार है। और जहाँ तक स्टेट की बात जब आई है तो हमने देखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस हैं, जो इदारे हैं, जो पार्लियामान है और जो सियासी पार्टीज़ हैं, वो एक पेज पे ही नज़र आती हैं। देखें, इस सिस्टम के हम सब स्टेक होल्डर हैं। जो भी एंटी स्टेट या एंटी स्टेट के अलावा जो अदर दैन स्टेट एपरेटस जो चीज़ें होती हैं, उससे ये सारे स्टेक होल्डर्स का नुकसान है, इंक्लूडिंग रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़। ये जो TLP है और जो बाकी दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इवन रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इवेंचुअली थ्रेट हैं। तो जो भी इस पॉलिटिकल, आइनी, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेट के धारे में रहने वाली पार्टीज़ और लोग और इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका एक स्टेक है इसमें और उनको साथ रहना चाहिए। सब कुछ के बाद ये पोजीशन खान साहब ने ली, लेकिन फिर एक मफाहमती, एक नरम रवैया हुकूमत ने अपनाया। बहुत सारे लोगों के लिए मायूसी का वो बायस बना, जिन लोगों ने ये रोडों पे जो हो रहा था, इसकी कवरेज आप जिस तरह अभी देख रहे हैं, उसके बावजूद अगर ये एक आम माफ़ी नुमा एक फ़िज़ा थी, लेकिन ये फ़िज़ा जो है कायम नहीं रही। इन्होंने इस TLP की लीडरशिप ने एक बड़ी इवेंट का ऐलान किया हुआ था नवंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर। उस इवेंट से पहले इनको मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत उठा लिया गया, इनको नज़रबंद कर दिया गया। और उसके बाद जब ये फिर तनकीद की जा रही थी कि ये तो महज एक टेम्प्रेरी मेजर है, एक आर्जी आपने बैंडेड लगा दी है एक बड़ी प्रॉब्लम पर, तो आज फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने सामने आते हुए एक वाज़े पॉलिसी का बयान किया। वही साहब मैं दिखाना चाहूँगा, जो भी शहरियों के जान व माल की तरफ मैली आंख से देखेगा, उसको कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा और उसको इस अमल को आनी हाथों से निपटा जाएगा। इसी ऐलान के तनाजुर में आज हमने ये फैसला किया है कि तहरीके लब्बैक के जो तमाम लीडर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लिहाजा खादम हुसैन रिजवी जो तहरीके लब्बैक के अमीर हैं, उनको बगावत और दहशत गर्दी के जुर्म में इल्ज़ामात में लाहौर के थाना सिविल लाइन्स में चार्ज कर दिया गया है। अफजल हुसैन कादरी जो तहरीके लब्बैक के दूसरे अहम रहनुमा हैं, उनको गुजरात में बगावत और दहशत गर्दी के इल्ज़ामात में चार्ज कर दिया गया है। इसके अलावा फैसला किया गया है कि वो तमाम लोग जो बराह रास्त अमलाक को तबाह करने में, उसमें जो एक्टिव लोग सारे थे, उनको दहशत गर्दी के इल्ज़ामात में जो मुख्तलिफ थाने हैं उनमें चार्ज किया जा रहा है। ये पोजीशन तो मेरे ख्याल से अब ऑब्वियसली PTI यू टर्न एक पॉलिसी और ये सारी बातें तो हमने सुनी है, लेकिन ये पोजीशन ही लेना कम से कम एक वाज़ेह सिम्त तो है कि PTI करना चाहती क्या है। मैं तो समझता हूँ कि काफ़ी दानिशमंदाना इस वक्त तक जो PTI ने चीज़ें की हैं वो इसलिए लग रही हैं अब PTI की हुकूमत ने, क्योंकि देखें मुशर्रफ साहब के अंडर जो लाल मस्जिद का सबक था वो ये था कि इनको आपने हेड ऑन टेक ऑन उनकी टर्फ पे नहीं करना और इस तरह से नहीं करना कि आगे का बैकलैश जो है वो उनके लिए सिंपैथी का बायस बने। तो लिहाजा एक जो पीछे हटी PTI की हुकूमत, वो उन्होंने अगर स्ट्रेटिजिकली लगता है किया, और आज हमें नज़र आ रहा है कि क्योंकि एक तो फ़ौज और जुडिशरी दोनों उनके साथ भी हैं इसमें, कि आज स्टेट ने यूनिटी के साथ एक्ट किया है और एक्ट करने का इरादा का ऐलान किया है, किया है इरादे का ऐलान। लेकिन इससे नज़र ये आता है कि उस वक्त जब ये लोग रोडों पे थे और 3-3 दिन से मुल्क बंद था, उस वक्त जाके रोडों पे करना के बजाय इस तरह से करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुआ। और अब अगर हम देखें तो इस वक्त मैं लास्ट लाफ तो नहीं कहूँगा,
बट वन ऑफ द लैटर लाफ्स कह लें, जो भी है कि नजर ये आ रहा है कि स्टेट इस पर जीतती नजर आ रही है। और ये और अच्छा नुकसान के बगैर नहीं है, नुकसान भी बहुत उठाया, लेकिन ये सिर्फ इसलिए मुमकिन है वहीद साहब, आप एग्री करेंगे कि अपोजिशन ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, साथ दिया, और इतना साथ दिया कि फवाद चौधरी साहब जो कि ऑपोजिशन को तारीफ करनी पड़ी, हाँ, जो कि ऑपोजिशन को कोई स्पेस नहीं देते, उन्होंने भी तारीफ की। देखें ऑपोजिशन जो है ना बहुत मंजे हुए सियासतदान है, और वो इस कौम का, इस मुल्क और इस जो आइनी धारा है उसका हिस्सा अब बड़े अरसे से रहे। 90s में ये बहुत इमेच्योर थी ये पार्टीज़। मैं नहीं कह रहा कि आज ये कोई सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी बन चुकी हैं, लेकिन ये जानती हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें आफियत इसी में होती है कि आप एक सिमत सब आ जाएं, और क्रेडिट टू दैम दैट दे हैव एडहर्ड टू दैट वेरी क्लियरली। सही है। आप लोगों की क्या राय है? facebook.com/agenda360 समा पे हमसे, आप हमारे ट्विटर पे आप कमेंट कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद फिर आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एजेंडा 360। आज परसों इमरान खान साहब ने एक पोजीशन ली थी अपनी हुकूमत के 100 दिन के हवाले से। उन्होंने ये नए जो पॉलिसीज़ उन्होंने वाज़े करने की कोशिश की थी, उसके अंदर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जिनका हमने कल भी बात की, आज भी बात करना चाहेंगे। जैसे कि खान साहब की मुर्गी और मुर्गी के अंडों के हवाले से जो मईशत के अंदर तेज़ी आ सकती है, वो खान साहब ने किस तरह बयान किया था, आपको दिखाना चाहेंगे। ख्वातीन जो कि देहात में होती हैं उनके लिए एक बड़ी बेहतरीन पैसे बनाने वाला तरीका ढूंढा है। देसी मुर्गियां, हमने देसी मुर्गियों की उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हमारे पास ये भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ये भी पायलट हो चुका है। अब हमने उनको, अगर हम टीके लगा के उनकी मदद कर दें तो वो उनकी प्रोटीन इंटेक भी बढ़ जाएगा, उनके पास मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। तो ये एक गरीब, मेरी सारी चीजें वो है जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए है इस वक्त। अच्छा, इसके बाद ये खान साहब की इस पोजीशन पे काफ़ी तनकीद हुई, हमने भी तनकीद की। हमारी तनकीद कम अज़ कम, जिसके बारे में हम इस वक्त बात करेंगे और बाकी तनकीद भी आपको दिखाएंगे, वो इस बात पर खड़ी थी कि आप जब एक प्राइम मिनिस्टेरियल पॉलिसी देते हैं तो आप चंद नंबर्स का सहारा लेते हैं। आप पूरी हजम जो आप करने जा रहे हैं उसका बयान करते हैं। मैं इतनी मुर्गियों का मेरा ख्याल है इतनी मुर्गियां लगेंगी, उन पे इतना खर्चा होगा, इतनी गरीब खवातीन होगा, और इस काम से फ़ायदा क्या होगा। और ये जो एक बिल गेट्स पे भी इनका इन्हिसार था, तो बिल गेट्स ने जो ये बात की थी, तो उसके बाद दुनिया में और कहाँ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे क्या क्या फ़ायदे हुए, कुछ डिटेल आती, कोई एतमाद बनता, और फिर लोग शायद ये नहीं कह पाते कि खान साहब ने अभी ये बिल गेट्स वाली बात तक हम आएंगे। खान साहब ने ये बात कर दी। खान साहब की इस बात पर तनकीद हुई कि आप अगर इस तरह की बात करते हैं तो हवा में बात नहीं होनी चाहिए। आप बताएं कितनी ख़वातीन आपने आइडेंटिफाई की हैं जिनको आप पॉवर्टी से निकालेंगे इस मेजर के थ्रू, इस मेजर पर कितने पैसे लगेंगे, आपका जो पायलट प्रोजेक्ट है उससे आपको क्या खातिर खा पता चला है? नहीं, खान साहब ने बस मुर्गी की बात की, अंडे की बात की और टीकों की बात की। और जाहिर है हमारी ऑपोजिशन वैसे भी आजकल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप काफ़ी सारे उसे बॉलें मिल रही हैं और ना स्विंग हो रही हैं वो बॉलें। फिर उसके ऊपर पोजीशन आई खुर्शीद शाह साहब की, और आउटसाइड द लेग स्टंप ज़्यादा खुर्शीद शाह साहब की पोजीशन आई। आपको दिखाना चाहेंगे क्या पाकिस्तान की तकदीर है, क्या पाकिस्तान को दिन देखने आ रहे हैं कि सियासतदान तो मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाते हैं, एटम बम देते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी देते हैं, फेडरेशन को मजबूत करते हैं, और एक सियासतदान है जो अंडे और मुर्गियों की बात कर रहा कि मैं अंडे दूंगा। भाई मेरे कहूंगा चल्ला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल जाता है। अच्छा, ये बिल्कुल नहीं बनता खुर्शीद शाह साहब की तरफ से कि न्यूक्लियर बॉम्ब फाड़े। ये बताएं कि खुर्शीद शाह साहब को हो क्या गया, क्योंकि वो बहुत अच्छे खासे समझदार सियासतदान थे। आप उन्हें वैसे पसंद करें ना करें, वोट दें ना दें, समझदारी की एज ए पार्लियामेंटेरियन बातें करते थे। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि एक तो वो जो इनके वो हिटलर वाले कमेंट की बात थी, और अब जो वो बात कर रहे हैं इट जस्ट मेक्स नो सेंस। फॉर्म में नहीं है खुर्शीद शाह साहब, और फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जो वो पॉइंट एक्चुअली मेक करना चाह रहे थे वो ये थी कि लोग जो हैं वो जब 100 दिन की बात करते हैं तो एक विजनरी बड़ी चीज़ें करने और उनके हवाले से बात करते हैं। और ये मुर्गी और अंडे की बात जो है वो उन्होंने इस तरह दिखाया जैसे इसलिए कम तर बात थी क्योंकि वो एक छोटी बात है, आम आदमी की बात है, जबकि
उन्हें ये कहना चाहिए था कि मुर्गी और अंडे की बात जो है वो इस तरह से की गई थी कि उससे पता नहीं चल रहा था कि बड़े पैमाने पे उसका असर हो सकता है। तो एक ट्रिवियल बात उसके लगी। पीछे कोई बहुत ज्यादा अकल या मश्क नहीं नजर आ रही थी, एक महज हवा में बात नजर आ रही थी। देखिए ना, बात ये कि ये बात तो सही है कि 100 दिन में या 100 दिन की बात जब की जाए तो बड़े पैमाने पे जिस चीज का असर है उसकी बात की जाए। हो सकता है वो ये बात भी होती है, इस चीज का मजाक कि ऐसी बात का बड़े पैमाने पे असर नहीं हो सकता इस चीज का, लेकिन जिस तरह से बयान की गई बिल्कुल ठीक है, उस तरह से नहीं लगा कि ये कोई बड़ी बात है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी एक बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कल जब पूरी 100 दिन की पोजीशन को रद्द किया अपनी तरफ से, पीएमएल नून की तरफ से, तो उन्होंने इस तरह इसको टैकल किया। देसी बोर पाले, देसी बोर, उन्होंने ये नहीं बताया कि अंडा पहले आएगा या बोर पहले आएगा, लेकिन हुकूमत आपको अंडे भी देगी और चूजे भी देगी, और ना सिर्फ अंडे और चूजे देगी बल्कि इंशाल्लाह टीके भी लगा के देगी आपको। तो ये नहीं बताया कि टीके अंडे को लगेंगे या बोर या चूजे को लगेंगे, लेकिन टीके भी लगाकर, तो ये दूसरा हाल उन्होंने मुल्क की मईशत में निकाला है। अच्छा, मेरे ख्याल में ये बहुत पोटेंट था क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये बात करने से पहले उनको पता चल गया था कि डॉलर के खिलाफ रुपए 8 रुपए गिर गई है, रुपए की कदर। तो उन्होंने ये बताते हुए, ये कहने से पहले उन्होंने कहा था इस वक्त हमारी इशू ये है कि 600 अरब रुपए हमारे अखराजात बढ़ गए हैं, इससे 2 खरब रुपए हमें मजीद लोन सर्विसिंग में नुकसान पहुँच गया है अगर कुल हजम देखें। और हमारी हुकूमत का जवाब क्या है? और फिर उन्होंने हुकूमत का जवाब ये बताया कि मुर्गी, अंडे और टीके, ये उन्होंने मेरे ख्याल से अगर पेटीनेस दिखानी थी, शॉर्टनेस ऑफ विजन दिखाना था, तो खुर्शीद शाह साहब से कम ज़्यादा कामयाब थे। नहीं, आई थिंक खाकान अब्बासी साहब ने वही बात की कि ये आपने बात तो कर दी, लेकिन इसमें डिटेल के किस तरह से क्या होगा और उसका क्या पैमाना होगा और क्या उसका फार रीचिंग इफ़ेक्ट्स होंगे, किस तरह से लोगों की वाकई ज़िंदगी बेहतर होगी, कितने लोगों की बेहतर होगी, कितने अरसे में बेहतर होगी, और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो हमारे बड़े मसाइल हैं मईशत के, where does this even fit? ये नहीं, और अगर फिट करता है, अगर तो भाई आपने क्या नंबर्स रन किए हैं, आप क्या समझ रहे हैं, आपकी क्या पोजीशन है, ये किस तरह एक गेम चेंजर है? मईशत के हवाले से क्योंकि असद उमर साहब ने अलहदा से भी बात की थी, तो कोई बहुत ज़्यादा बात शायद खान साहब को करनी नहीं थी, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना तो खान साहब को मेरे ख्याल से बुनियादी तौर पे एतमाद जरूर देना चाहिए था कि देखें हम इस वक्त यहाँ खड़े हैं, ठीक है, ये हमारा प्लान है जो कि हमें यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा। बजाय इसके खान साहब ने कहा हमारे पास देखें पैसे तो है ही नहीं ना, हम जब तक नहीं है तो हम मुर्गी अंडा की बात कर लेते हैं। अब उससे हुआ क्या? नहीं, देखें तासुर फिर ये मिला कि जब तक हमारे पास पैसे नहीं हैं तो, और जब तक यानी कि असल में मैच नहीं शुरू होता, तो हम ये प्रिलिमिनरी वार्म अप फ्रेंडलीज खेल लेते हैं अंडे और मुर्गियों के नहीं साथ। वो भी ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चीज को भी ट्रिविलाइज होगी ना वो चीज, जब उन्होंने कहा कि अभी तो रियल गेम शुरू ही नहीं, अभी तो है ही नहीं पैसा हमारे देखिए पोजीशन आप किस तरह ले रहे हैं, तो इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है, वाज वन ऑफ द वेज ही वाज सेलिंग। इफ्तिखार दुरानी साहब हैं, मामले खुसूसी हैं वज़ीर आज़म साहब के, उन्होंने खुर्शीद शाह साहब ने जिस तरह बहस किया था शायद उसका जवाब देते हुए और दीगर तनकीद का जवाब देते हुए ये पोजीशन ली। अच्छा, ये दुरानी साहब ने कम से कम एक नंबर तो जहमत की आगे रखने की, और ये हमने कल भी बात की थी कि हैं हम एग्रेरियन इकोनॉमी, सबसे अहम पॉलिसी हमारी एग्रेरियन पॉलिसीज़ ही हैं, हमारी काश्त के हवाले से पॉलिसीज़, हमारी अनाज के हवाले से पॉलिसीज़, हमारे जानवरों की रेयरिंग के हवाले से पॉलिसीज़, लेकिन वो पॉलिसी का बयान जो है वो एक वज़ीर आज़म के लेवल पर आप हवा में नहीं कर सकते। बिल गेट्स हैं, ठीक है, बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन वो लोगों की मदद कर रहे हैं, वो गरीबों की मदद करने के लिए अपनी एंथुजियाज्म दिखा रहे हैं, और वो अपनी जेब से पैसा लगाने को क्योंकि तैयार हैं, तो वो चंद लाख डॉलर इस तरह खर्च करने को तैयार हैं, और दूसरे उमरा को वो अपनी तरफ रागिब करने के लिए कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा मंसूबा है। लेकिन बिल गेट्स का की ये नियत को अपने आप के साथ जोड़, आप वजीर आज़म हैं, आपके पास पूरी स्टेटिस्टिक्स ब्यूरो है, आपके पास बाकायदा प्लानर्स हैं। बिल गेट्स आपका जवाब नहीं है हम लोगों को कि अगर तनकीद कर रहे हैं तो आपने एक अपनी तरफ से एक सक्सेसफुल इंसान सामने खड़ा कर दिया, देखो ये बोलता है तो तुम तालियां बजाते हो। एक आदमी, अगर क्लिप हमने चलाई भी थी अभी, और अगर क्लिप में आप नोट करें तो खान साहब ने जब ये बात की तो उनके खुद एक चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट थी कि जैसे वो सेल्फ कॉन्शियस थे कि वो इस वक्त जिस नौयत की बात करने जा रहे हैं शायद इस वक्त एक्सपेक्ट ना की जा रही हो, गिवन जो प्लेटफॉर्म था उस वक्त, और हमने ऑडियंस में भी वो एक शौक देखा और मजाक की तरह इस बात को लिया गया, क्योंकि इसमें ठोस शवाहिद नहीं थे, एक सीरियस बात नहीं लगी है। और अगर ये सीरियसली की गई होती बात, बिल्कुल सीरियस फैक्ट्स की गई होती, तो सामने लोग हंस नहीं रहे होते, और ना खान साहब की खुद चेहरे पे वो एक शीपिश मुस्कुराहट होती जो कि हमने देखी। अच्छा, और एक और बात ये कि खान साहब ने एक और चीज़ हमें नज़र आई है खान साहब की कि वो थोड़े थिन स्किन्ड है,
और जब ये सारी तनकीद हुई खान साहब पर और सारे इनके जो मावन खुसूसी और वज़रा और एक वो वैसे बुज़दार साहब के भी एडवाइज़र हैं, उन्होंने भी सारी बात की कि ये अमीर लोग हैं, इनको पता नहीं है, ये गरीब का दर्द जानते नहीं हैं। लेकिन खान साहब खुद भी उनसे रहा नहीं गया। खान साहब ने खुद ट्वीट की कि देखें, जब बिल गेट्स कहते हैं तो ये कॉलोनाइज्ड, ये जो स्लेविश माइंड्स हैं, इनके जहन जो हैं वो इतने मफलूज हैं कि वो मेरी नहीं सुन सकते, इन लोगों की सुन लेते हैं। अब आई डोंट थिंक दैट्स फेयर। खान साहब, मेरे ख्याल से खान साहब को ये बात कहनी नहीं चाहिए, उनको ये जेब नहीं देती। और खान साहब को ये समझना चाहिए कि किसी भी चीज़ पे, किसी भी पॉलिसी पे वो बात करें, अगर एक मेयार से करेंगे तो उनके ऊपर तनकीद नहीं करी जा सकेगी। एक तो मेयार से करेंगे, दूसरा जो खान साहब के रिएक्शंस होते हैं ना, उसमें ज़रूरी ये होता है कि वो हैं क्योंकि सबके लीडर। तो अगर एक तबका ऐसा है जिसको वो इस तरह देखते भी हैं, वो उसको नेम कॉलिंग करके उसको डिमोनाइज और इनकार्सरेट और बिल्कुल अलहदा नहीं कर सकते मेन स्ट्रीम से, कि जैसे कि दे डोंट मैटर। उन्हें चाहिए था कि वो ये कहते हैं कि देखें, मैंने ये बात इन फैक्ट्स पे इस वजह से की, जो लोग अभी तक इस बात को नहीं समझे उनको मैं मजीद समझाऊंगा, क्योंकि ये हमारी मईशत के लिए एट द बेस लेवल ज़रूरी है। और इस तरह बात को आगे लेके चलते। अब नेम कॉलिंग और लोगों को कैटेगराइज कर देना कि ये इसी तरह के लोग हैं, एलिटिस्ट हैं, विलायती हैं, लिबरल्स हैं और ये और वो, ये दीज आर जस्ट अब मैं एक और भी दिखाना भी चाहूंगा। प्राइम मिनिस्टर शुड स्टे अवे फ्रॉम कॉलिंग एनी कैटेगरी ऑफ इट्स सिटीजन समथिंग व्हिच इज डिरोगेटरी। ये मतलब होना नहीं। उस्मान बुज़दार साहब के ये एक एडवाइज़र हैं, उन्होंने इसको इस तरह सम अप करते हुए, जिस तरह दुरानी साहब ने लगभग किया था ये उम्रा और इस इग्नोरेंस के हवाले से, उन्होंने कुछ ये कहा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अंडे और मुर्गियों का प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान का मजाक उड़ा रहे हैं। बनता है उनका, क्योंकि वो MM आलम रोड पे कोसार मार्केट में बैठ के एक टाइम में 4 लोग खाना खाते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 का बिल बनता है, क्रेडिट कार्ड पे स्वाइप होता है, चले जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि किसी के पास अगर 10 अंडे हो जाएं, उससे वो बच्चे निकल आएं, उसके पास अगर 5 मुर्गियां हो जाएं, तो वो अंडे बेचने से जो उसके दांत में दर्द था और पैसे ना होने की वजह से उसने दवाई नहीं लेनी थी, वो जो एक्स्ट्रा इनकम आएगी उससे क्या होगा। आपको लग रहा होगा ये अफसाने नहीं है। अब आपको लग रहा होगा खान साहब को ये बातें कैसे पता है। मैं उनके साथ रहा, मुझे उनकी आदत का पता है। वो अमीर लोगों से ज्यादा गरीब लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं जब भी उन्हें करने का मौका मिलता है। इसलिए वाकई आपका मजाक उड़ाना बनता है। इन पॉलिटिशियंस का भी बनता है जो मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे मीडिया के दोस्तों का भी बनता है, क्योंकि इनको नहीं पता कि किस तरीके से किसी बंदे को सिर्फ 1,000 या 500 रुपए की दी हुई ऐसी अमदाद उसकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। अब ये खान साहब की बात जो जिससे मुझे एतराज है वो ये है कि जब तनकीद आती है तो मॉरल हाई ग्राउंड लेने के लिए आप जो तनकीद कर रहे हैं उनको गरीबों के ख़िलाफ़ दिखाना शुरू कर देते हैं, उनको पॉपुलिस्ट व्यू के ख़िलाफ़ दिखाना शुरू कर देते हैं। तनकीद को ब्लंट करने के लिए आप ये जो हरबा इस्तेमाल करते हैं, इसकी जगह आप फैक्ट्स पे सब्सटेंटिव बात करें कि ये तनकीद गलत क्यों है, ना कि ये बोलें ये तो लोग ही ऐसे हैं। अच्छा, एक मेरा भी एडिशन है। देखें, अगर आप पाकिस्तान की मुल्की सतह के ऊपर पॉलिसी बना रहे हैं तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर आपकी ज़ात ऐसी है कि वो 4, 6, 8 हज़ार रुपये फिल फ़र्द जो है ख़र्च कर दे एक रात में खाना खाते हुए, तो इस बात का ख़ास तौर पे आपको दुख होना चाहिए, क्योंकि ये तनख्वाहें होती हैं हमारे मुल्क में और ये इट्स अनफॉर्चुनेट। लेकिन इसको अगर कोई तनकीद कर रहा था ये कहते हुए कि ये वज़ीर आज़म को ज़ेब नहीं देता, एक मुर्गी की बात करे, तो वो शायद आप उसकी तरफ ये इशारा कर सकें वहीद साहब। लेकिन बात ये थी कि वज़ीर आज़म को ज़ेब नहीं देता, मुर्गी की हवा में बात करे, यानी वो कोई मुर्गी की फार्मिंग की, अंडों की फार्मिंग की किसी पॉलिसी की बात करें, किसी वाज़े तौर पे एक सिमत का भी तयन कर दें कि ये रकम मुख्तस है, ये पॉलिसी है। एक और बात यह है कि जब इतना एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने खिताब किया, 100 दिन को सम अप किया, बताया क्या अचीव किया है, क्या आगे करना अचीव, तो वहाँ पे अगले दिनों की जो कॉन्वर्सेशन है वो अंडे और मुर्गियों के हवाले से अगर हो रही है, बेशक कि इसमें खान साहब का कसूर हो या ना हो, इट मीन्स ही गॉट समथिंग रॉन्ग। सही है। और एक और चीज़, खान साहब ने अगर इसकी बात करनी थी तो इसको एक ऐसे वक्त पर करना, अगर आपकी 100 दिन की पॉलिसी के वक्त आप कर रहे हैं तो या तो अपनी जिस सर्वे के तहत आपको ये लगा है कि ये बहुत फ़ायदेमंद होगी, या तो उस सर्वे के रिज़ल्ट सामने रख देते। वो जो पायलट प्रोजेक्ट आपने किया है उसकी कोई डिटेल सामने रख देते, जितनी ख़वातीन का फ़ायदा होगा उसके नंबर सामने रख देते, कितने पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे क्यों एडवांटेज है हम इस तरह की माइक्रो फार्मिंग से, इसकी कोई सर्वे या कोई ख्याल सामने रख देते। आप चश्मा उतार के मुर्गी और अंडे की अगर बात करेंगे तो फिर आप
क्या आएगा आपकी तरफ? तो अगर चश्मे पहन के करते तो फिर आपके लिए ठीक नहीं था। मतलब इट्स नॉट, इट्स अबाउट द फॉर्म ऑफ इट, कि बहुत फॉर्म बहुत था ना, कि जैसे इट्स अ बिग रिवील के वो यूं करके, और अभी मैं आपको बहुत अक्लमंदी की बात बताऊंगा। देख लें, वो कोई बिग रिवील नहीं लग रहा मुझे तो लग रहा है वो खुद सोच रहे हैं कि यार ये किसने लिख के दे दिया मुझे। तो मतलब मुझे नहीं पता उनके दिल का क्या हाल था उस वक्त, लेकिन इस सब की शुरुआत जो थी वो बिल गेट्स साहब थे। उन्होंने, वो भी मतलब एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, पॉलिसी मेकर नहीं है, अव्वल के फिलैंथ्रोपिस्ट है, बहुत गनी इंसान है, लेकिन कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, मुर्गी एक्सपर्ट वो भी नहीं है, लेकिन वो अपनी फिलैंथ्रोपी के अंदर आपको जोड़ने के लिए बड़े जोश से आपको ये बता रहे हैं। ये इसके ऊपर जो बेसिक एक सहाफ़ी की तनकीद थी, तनकीद गाइडेड थी ऑब्वियसली, एक बहुत गनी स्टेप है, इसको तनकीद आपको इस तरह नहीं करनी चाहिए। बिल गेट्स अगर कर रहा हो, क्योंकि वो अपनी जेब से पैसे लगाने को तैयार है, वो ये थी कि आप कितने लोगों को ये दे सकेंगे, आप जब देंगे तो इन मुर्गियों को खिलाने का अनाज का किस तरह इंतज़ाम होगा उन इलाकों में जहाँ पर वो उग नहीं सकता, जहाँ पर वो ज़मीन पे चारा नहीं खा सकती। जब आप एक मार्केट के अंदर फ्लड कर देंगे ऐसे जानवरों को, तो उसकी कीमत का क्या होगा, क्योंकि अमूमन ये होता है जब आप हज़ारों मुर्गियाँ एक जगह दे दें जहाँ पे एक भी नहीं थी, उसकी कीमत कम हो जाती है। आप ये बात बता चुके हैं कि डिटेल्स जो हैं वो नहीं थी, लेकिन एक और भी फंडामेंटल बात है, और वो फंडामेंटल बात ये है कि बिल गेट्स जो हैं वो चैरिटी करते हैं, गरीब लोगों को पॉवर्टी से एलिविएट करने के लिए उन्होंने एक कैंपेन का जो है वो को सहारा दिया हुआ है। लेकिन वो मुर्गियों के एक्सपर्ट नहीं है। नहीं, मुर्गियों के एक्सपर्ट हों भी, बात यह कि वेयर डज दैट फिट इन टू अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ 200 मिलियन पीपल विद सच अ बिग इकोनॉमी। यानी मैं कह रहा कि हमारी इकोनॉमी उस तरह से बड़ी और लोग कितने हैं, अब वहां पे अगर वो इस चीज को फिट करना चाह रहे हैं तो कुछ मश्क करें, तो फिर मेहनत करें, पढ़ें लिखें, देना पड़ेगा। और इस तरह से सिर्फ कहना काफी नहीं है कि देखें कहीं ना कहीं चैरिटी हो रही है, और एक बहुत ही क्रेडिबल आदमी ऐसी चैरिटी कर रहा है, जो एस्पाउज कर रहा है, जो रेकमेंड कर रहा है, जो सजेस्ट कर रहा है कि इस तरह से पॉवर्टी एलिविएट एक हद तक हो सकती है। वो इसलिए काफ़ी नहीं है क्योंकि आपका पैमाना और आपका जो स्कोप है और आपकी जो स्पीच का दायरा कार था वो बहुत डिफरेंट था, जो कि बिल गेट्स का इस यहाँ पे सेल्स पिच में था। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब देखें हमने इस पर बहुत अब बात कर ली कि ठीक है, इट वाज शॉर्ट ऑन डिटेल एंड वी वर क्लियर अबाउट व्हाई वी वर क्रिटिकल, नॉट बिकॉज ये अंडे और डबल रोटी और जो चाय चीनी और जो भी मुर्गी की बात थी, बट बिकॉज इट वाज शॉर्ट ऑन फैक्ट्स एंड कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझ आई कि ये हमारी मईशत के जो आजकल के मसाइल हैं वहाँ फिट इन कहाँ होती है, पॉवर्टी एक्चुअली एलिविएट किस तरह होती है। लेकिन अब जबकि ये बात हो गई तो अब खान साहब को चाहिए, इसलिए नहीं कि अब एक गलत, अगर तो ये गलती है तो उसके पीछे पड़े रहें, बट अगर इसमें उनका बिलीफ है तो लेट्स सी दिस मूव फॉरवर्ड, लेट्स सी दिस मूव फॉरवर्ड, put it on the I ground. would be the happiest to see, because इससे ज्यादा खूबसूरत चीज नहीं होती कोई कि कोई इंसान लो इन्वेस्टमेंट से एंटरप्रेन्योर बन जाए, खासकर खवातीन, और हमारी दही इलाके की खवातीन अगर बन जाए तो इससे बिल्कुल ठीक है। और इसको खान साहब के नाम पर नेम भी कर सकते हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे, तो इमरान खान चिकन प्रोग्राम, एक ब्रेक। लेकिन चिकन का यहाँ पे जो है वो एक कॉनोटेशन जो है, एक कॉन्टेक्स्ट वो नहीं होना समझ। इमरान खान पोल्ट्री प्रोग्राम, पोल्ट्री कह ले, बट चिकन chicken is like, you know, are you being a chicken? No, no. Imran Khan poultry program. Not that kind of chicken. Imran Khan poultry program. एक break के बाद फिर आता हूँ। पंजाब की पॉपुलेशन अगर खुद ही देखी जाए तो दुनिया का 12वां सबसे बड़ा पॉपुलेशन के एतबार से मुल्क होता अगर अलग होता। लिहाजा जब पंजाब के अंदर सियासत की बात की जाती है तो ऑब्वियसली सारी जमातें जो हैं वो कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स या शॉर्ट टर्म कैरेट्स जो है अपने इलेक्टोरेट्स को देती हैं। पीएमएल नून और पीपल्स पार्टी दोनों ने पिछले दोनों इलेक्शंस के अंदर साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब को एक अलग सूबा बनाने का वादा हमेशा सामने रखा है। पीएमएल नून ने ये कहते हुए कि आइंदा आते हुए हम करेंगे, हालांकि पहले हमने नहीं किया है। पीपल्स पार्टी ने ये कहते हुए कि आप गरीबों का ख्याल नहीं रखते, ये ज़्यादातर अमीर नॉर्दर्न और सेंट्रल पंजाब के जो एरियाज़ हैं। बहरहाल ये दोनों महज पॉलिटिकल प्रोमिसेस लगते हैं। इसके अंदर एक कड़ी जोड़ते हुए इमरान खान साहब ने भी जब ये प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाला तो इमरान खान साहब ने ये वादा किया था 19 अगस्त को। साउथ पंजाब का जो हमने फैसला किया कि ये इसका सूबा बनेगा, ये बिल्कुल बनना चाहिए। 12 करोड़ का पंजाब है, एक लाहौर से बैठ के 12 करोड़ का पंजाब की हुकूमत नहीं हो सकती सही तरह। तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी फौरी तौर पे काम शुरू करेंगे। इससे पहले जब खान साहब ने साउथ पंजाब के जो लोग जमा किए थे, जो इलेक्टेबल्स होते हैं, वो ख़ास तौर पर साउथ पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर इलेक्टेबल होते हैं, क्योंकि साउथ पंजाब में जहाँ बहुत ज़्यादा गुर्बत है
वहाँ बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा इंट्रेंच्ड लोग भी हैं जो आपको खान साहब के आजकल दाएं और बाएं नज़र आते हैं। वो मखदूम है, वो नाम से मखदूम है यानी खादिम है, लेकिन उनकी एक्चुअल पोजीशंस जो हैं, एक्चुअल पावर जो है, एक्चुअल वेल्थ जो है, और जो उनकी जो अमीर होने की वजह है वो भी वही गरीब लोग हैं, और उन गरीब लोगों की इनकी पीरी और मुरीदी के अंदर ईमान है। उनको जब शामिल कर रहे थे अपनी पार्टी में अपने दाएं और बाएं बिठाकर, तो खान साहब की ये राय थी। क्या ये कोई पॉलिटिकल मूव है कि ये हमने जिस तरह बाकी जमातों ने भी, मुझे तो याद है कि दो बड़ी हमारे से पहले भी जमातों ने कोई इस तरह के आपसे वादे किए हुए थे इलेक्शन से पहले, तो क्या ये मेरा भी वही है, या मैं ये जो आपको बताना चाहता हूं कि ये मेरी कन्विक्शन है कि देखिए, फेडरेशन तब मजबूत होती है जब फेडरेटिंग यूनिट्स खुश हों एक कौम का हिस्सा बनने में। मैं खान साहब की तकरीबन पूरी बात से मुत्तफ़िक़ हूँ वहीद साहब, बस एक और इसके अंदर बाब है, वो ये है कि एहसास महरूमी जहाँ सेंट्रल और नॉर्दर्न पंजाब की हविस की वजह से भी है, वहाँ पर उन मखदूमों की वजह से भी है जिनके फ़ायदे में है तमाम विनिंग जमातें या लाइकली विनिंग जमातों की जाके साथ बैठ जाना, और उसी एहसास महरूमी का फ़ायदा उठाते हुए बतदरीज ताकत के अंदर आते रहना और एक्चुअली उसको एड्रेस ना करना। बाकी सारी बात मेरे ख्याल से खान साहब की बात जो है उससे मुझे अभी ये एतराज़ है सिर्फ कि अब अगर इन्होंने ये कहा है तो ये करने के रास्ते में अब एक चीज़ आ गई कि अब पंजाब पूरा क्योंकि इनके अंडर आ गया है, तो जब इनके अंडर पूरी चीज़ है तो वो उसको काट के अलहदा करके ये चांस क्यों लेंगे कि फिर हो सकता है कि दोनों जगह हुकूमत ना रहे या दो में से एक जगह आ जाए। या अभी तो ये होगा में है। अच्छा, या तो ये होगा, पहले ये एनालाइज कर लें फिर दिखाएं हम ये एनालाइज क्यों कर रहे हैं। या तो ये होगा कि नॉर्थ और सेंट्रल पंजाब के अंदर क्योंकि पीएमएल नून ज़्यादा ताकत में है तो वो सूबा इनके हाथ से चला जाएगा, और दूसरा ये होगा कि सदर्न पंजाब के अंदर क्योंकि वो दर हकीकत उन लोगों के वोट्स हैं जो पीटीआई में शामिल हुए हैं, पीटीआई के अपने वोट्स नहीं हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, मखदूम खुसरो बख्तियार हैं, लिहाजा वहाँ पर भी पीटीआई कमज़ोर हो जाएगी। और जो सदर्न पंजाब में द रीज़न के वहाँ बैकवर्डनेस रही है बनस्बत सेंट्रल यही लोग हैं, तो वो इसलिए भी रही है क्योंकि इसी तरह से होता यही है कि इन्हीं लोगों को जो है नवाजा जाता है और पार्टियां अडॉप्ट कर लेती हैं जिनको कि इलेक्टेबल्स कहा जाता है, जो कि एक्चुअली इसी निज़ाम की के तसलसल के हक में रहते हैं और वहाँ पे तब्दीली नहीं आ पाती और नया पाकिस्तान नहीं बन पाया। मैं नाम लिए बगैर अब ये कहना चाहूँगा, ये लोग वहाँ के अमीर इसलिए हैं, इसलिए ये महज वल्दियत की वजह से गरीबों को दुआ देने के एवज़ चंदा और पैसे लेते हैं। ये इनकी अमीरी इस वजह से है, इनकी अमीरी उस गरीब की गुर्बत के अंदर है, उसके जाहिल रहने के अंदर है, और इसका नेट नतीजा ये कि जब कोशिश आगे बढ़ाई इस नए पाकिस्तान की नई हुकूमत ने तो सदर जनाब आरिफ अलवी साहब जो एक बेहतरीन पॉलिटिकल माइंड है, उन्होंने इस तरह आज की सूरत हाल सामने एक दूसरा प्रोविंस बनना जो साउथ पंजाब के हवाले से है इस हुकूमत की तरजीहात के अंदर, वो भी आसान काम नहीं, वो ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? वहाँ मुश्किलात ये हैं कि एसेट्स को डिवाइड करना, वहाँ मुश्किलात ये हैं कि पानी के हिस्से का तयन करना। अच्छा, अब अगेन फिर क्या पहले ये पता नहीं था कि पानी का तयन करना किसी भी चीज का हिस्सा होता है तो ये चीजें पहले नहीं पता था, यानी आप पहले बेवकूफ बना रहे थे। एक बाप अपने बच्चों में भी बंटवारा करता है तो ये चीजें तो आती है ना, ये तो कोई नई मायूब बात हो ही नहीं सकती ना। देखिए, क्या तो पीटीआई कह दे देखिए इलेक्शन से पहले हम बेवकूफ बना रहे थे आप लोगों को, हमें कुछ नहीं पता था, ये तो अब तो पैसे ही नहीं है हमारे पास, जिस तरह वो मईशत के हवाले से कहते हैं। वो पंजाब में हुकूमत में आ गए हैं और अब ये उनकी हुकूमत है, तो लिहाजा वो ये नहीं करना चाहेंगे। अगर आज ये पंजाब में ऑपोजिशन में होते तो ये नारे जो है वो आप ये कैसे कह सकते हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुश्किल है सूबे को बांटना क्योंकि असासों की तकसीम करनी होगी? आपका क्या ख्याल था? मकसद ही ये था। आपका ख्याल क्या था कि आप क्या करने जा रहे हैं? मकसद ये था कि पावर भी जो है वो तकसीम हो और अगर सेंटर उसका लाहौर अब ना रहे, और अगर आप तो जाहिर है कि जब एसेट्स की तकसीम होगी तो जनूबी पंजाब को एसेट्स मिलेंगे। खान साहब ने इतना क्लैरिटी के साथ जो इलेक्शन से पहले बात सामने रखी थी, क्या उस वक्त उन्हें ख्याल नहीं था कि पानी की भी तकसीम होगी, जमीन की भी तकसीम होगी, या महज नाम की तकसीम कर रहे थे? सूबे की तकसीम होगी तो सारी तकसीम की बात होगी। पानी की तकसीम इतनी कंट्रोवर्शियल है, ये क्लियरली देखें, यही होता है कि जब आपकी सूबे की हुकूमत होती है ना फिर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चाहते हैं ना फिर अब आप देखिए, आप मुझे बताएं लाहौर में एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम क्यों नहीं आ पा रहा है? क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि उनके फायदे में नहीं है लोकल गवर्नमेंट की हुकूमत आ गई है ना, वहाँ तो वो सारा नया पाकिस्तान कहाँ गया? मैं ये 17 नवंबर का नोट निकालना चाह रहा था, क्या ये आपके ख्याल में मकसद पर कॉम्प्रोमाइज है? मेरे ख्याल से अगर मकसद नया जनूबी पंजाब बनाना था तो है, कॉम्प्रोमाइज था ना जनूबी पंजाब, बिल्कुल। अच्छा, तो फिर ये इमरान खान साहब की अपनी नई वाली डेफिनेशन बदल गई है तो नहीं,
नीयत का मुझे कुछ नहीं पता। खान साहब ने कहा था ये यू टर्न्स नहीं होती, जो मैं एक बात करके दूसरी बात करने लगता हूँ। मैं वजाहत चाहता हूँ क्योंकि ये सदर साहब की तरफ से आई है, तो सदर साहब की अपनी भी कुछ डेमो दिखाएंगे। ऐसे यू टर्न्स जो लॉजिक बेस्ड हों लेना चाहिए, यानी जिद नहीं कर सकते हम, और जिद हमको करनी नहीं चाहिए कि नहीं जी ये फैसला कर लिया क्योंकि यू टर्न नहीं लेना लिहाजा हम इसी फैसले पर चलते जाएंगे, वहाँ जाकर गिर जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सदर साहब इसको डाइल्यूट करते हैं, रीड डाउन करते हैं, लॉजिकल यू टर्न्स ले लेने चाहिए। वही साहब ये आपकी नज़र में लॉजिकल यू टर्न है? यहाँ पे लॉजिक जो है वो मसलहत है, वो मुल्क का मफाद या अवाम का मफाद नहीं है। लॉजिक ये है कि जब पूरा पंजाब आपको मिला हुआ है तो आप बेवकूफ़ हैं कि उसको तोड़ के जो है पूरे में से या तो दोनों हिस्से से महरूम हो जाएंगे या दोनों में शायद एक मिलेगा। जो भी होगा अभी स्टेटस को सूट और फेवर कर रहा है लॉजिकल यू टर्न पंजाब में, और वो लॉजिकली अगर वो पॉलिटिकल मसलहत को लॉजिक समझते हैं तो ये लॉजिक नहीं। लेकिन लॉजिक तो ये कहता है ना कि लोगों की हालात बेहतर हों, लोगों के पास गवर्नेंस उनके करीब आए। लॉजिक तो ये नहीं कहती, लॉजिक तो डिपेंड करता है कि आप लॉजिक ऑफ गवर्नेंस तो यही कहती है। नहीं तो लॉजिक ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो कुछ और है। तो उन्होंने क्योंकि वादा अवाम के और जुनूबी पंजाब के मफाद में किया था, तो लिहाजा यहाँ पे ये बिल्कुल समझना पड़ेगा कि ये यू टर्न। मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी पीटीआई के सपोर्टर्स देख रहे हैं वो इस बात को नोट कर लें। वहीद साहब ने एक तीसरी डेफिनेशन ऑफ यू टर्न बना दी है जो आपके फ़ायदे में है, कि जहाँ पर आपका मकसद पर कॉम्प्रोमाइज़ भी हो रहा हो लेकिन इलॉजिकल ना हो आपके सियासी मकसद के लिए, तो फिर वो शायद यू टर्न नहीं होती। नहीं, यू टर्न तो है, बट मैं कह रहा हूँ आप लॉजिक की जो बात कर रहे हैं वो उनके लिए सियासी लॉजिक चल रही है। आप जो इस लॉजिक की बात कर रहे हैं दैट्स नॉट लॉजिक फॉर देम, इट इज़ पॉलिटिकल लॉजिक। मीन्स कि अभी पंजाब ना टूटे, क्योंकि पंजाब उनके हाथ में, जो चीज़ मेरे हाथ में वो क्यों टूटे? जो मेरे हाथ में वो बट के बाकी मेरे भाइयों के पास क्यों जाए भाई? क्योंकि बड़ा मुश्किल है सूबा बांटना। जब आप सूबा बांटने की बात करते हैं, देखें आपको असासे बांटने पड़ते हैं, नहीं ना, आपको पानी बांटना पड़ता है। आपको जुनूबी पंजाब के इलेक्टेबल चाहिए था ताकि आप इलेक्शन जीत सकें और बुज़दार साहब को सीएम पंजाब बना सकें। तो बेसिकली अब आपने बना लिया है बुज़दार साहब को, आपको बहुत मुबारक हो। और अब बुज़दार साहब के अंडर ही पूरा पंजाब रहेगा, यही पंजाब की तकदीर है और बुज़दार साहब पंजाब और यही नया पाकिस्तान। अगर इमरान खान साहब की पार्टी फ्रंट रनर नहीं हुई तो यही बुज़दार साहब और यही खुसरो बख्तियार साहब अगले इलेक्शन से पहले उस फ्रंट रनर की पार्टी की तरफ फिर से जाना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह के इस पार्टी को देख के इसके पास। लेकिन हमें वजाहत करनी चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब भी बिल्कुल ऐसे थे, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को उन्होंने कोई मौका नहीं दिया। और यही सिंध में भी एग्जैक्टली पीपल्स पार्टी यही करती है। और जब के पीटीआई की हुकूमत लेकिन जब थी पख्तूनख्वा में, अभी भी है लेकिन पिछली में भी जब थी, तो उन्होंने जितनी पेशरफ्त लेकिन लोकल गवर्नमेंट की तरफ की, इन दोनों ने नहीं की थी। बिल्कुल। और पीटीआई ने ये मॉडल सेट किया था एहतसाब का भी और लोकल गवर्नेंस का भी। एहतसाब का यू टर्न कभी करेंगे और पहले कर चुके हैं। लोकल गवर्नेंस का बहरहाल पीटीआई ने एक बहुत उम्दा निज़ाम जो है उसकी कम अज़ कम पख्तूनख्वा की हद तक उसकी डिलीवरी दी है। आपकी क्या राय है? facebook.com/agenda360 @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, @हैदवी10 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल @JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते 8:05 मेरा 11 नहीं अच्छा अगले हफ्ते HAIDERWAHWED10 ये ट्विटर हैंडल है, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुमे के रोज 8:05 के हवाले से सिर्फ इनके ट्विटर हैंडल पे मैसेज भेजिएगा, मेरे हवाले से वो सिर्फ वो मेरे ट्विटर हैंडल पे। और लॉजिकल यू टर्न्स के हवाले, इलॉजिकल चीज़ें अगर ना हो, देखिए यू टर्न अलग चीज़ है और लॉजिक अलग चीज़ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।